BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा आज का विषय सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकरण 16वां प्रकाश का परावर्तन। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की ओर। और प्रकाश का परावर्तन जानना है तो हमें ये जानना होगा अपने प्रकृति से, क्योंकि हम पहला प्रकाश जो देखते हैं वो प्रकृति में ही देखते हैं। तो रात के अंधेरे की बात करें तो रात में हम बहुत सारे प्रकाश देखते हैं, क्योंकि सारा प्रकाश तो हमें अंधेरे में ही तुरंत नजर आता है। तो हमारी जो आज की चर्चा होगी वो प्रकाश के स्रोत पर होगी कुछ। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का संचरण कैसे होता है, किस मार्ग से होता है, और फिर प्रकाश का जो परावर्तन है और कुछ परावर्तन के नियम है उसे हम जानेंगे। और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन से बने हुए कुछ यंत्र, परिदर्शी और बहुमूर्तिदर्शक इत्यादि हम देखेंगे। तो परिदर्शी देखेंगे, शोभादर्शी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के स्रोत पर। ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं करना है, फिर भी यह अंधेरी रात है और आप देख रहे हैं आसमान में टिमटिमाते हुए तारे। तो हमारे लिए वह भी एक प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि उसमें भी रोशनी है। उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं, उसकी रोशनी तो हमें पता ही है। उसके बाद हम अंधेरी रात में अगर किसी घास के मैदान में हैं, समतल मैदान में है, पेड़ पौधों के बीच हैं, तो वहाँ पर कुछ कीटक उड़ते हैं जो कि हल्की हल्की रोशनी देते हुए चमकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं जुगनू। हमें इस स्रोतों पर ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम और एक पिंड देखते हैं, चंद्रमा। वहाँ से भी हमें प्रकाश की किरणें आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये रात के अंधेरे में हमने कुछ देखे प्रकाश की किरणों को। उसके अलावा फिर दिन में आते हैं तो बहुत तेज चमकता हुआ ये तारा सूर्य है। उसके अलावा कुछ कृत्रिम रूप से हम मानव निर्मित भी प्रकाश के स्रोत देखते हैं, जैसे कि ये मोमबत्ती है जलती हुई, और बल्ब है बिजली का, और फिर सेल से चलने वाला हमारा एक टॉर्च है। ये सब किसी न किसी रूप में प्रकाश की किरणें फैलाती है।
तो ये प्रकाश के स्रोत हमने अभी देखे। इन स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश की किरणें कैसे ट्रेवल करती हैं, कैसे चलती हैं। तो क्या प्रकाश की किरणें इस तरह टेढ़ी मेढ़ी घूमते हुए आती हैं, या इस तरह बिल्कुल सरल मार्ग से सीधे जाती है। पिछली कक्षाओं में हमने यह प्रयोग द्वारा देखा है कि प्रकाश टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं जाता, बल्कि सरल सीधे रास्ते से वह ट्रेवल करता है, संचरित होता है। हमने कुछ प्रयोग द्वारा इसे देखा, याद कीजिए। कौन सा प्रयोग था वह? एक टॉर्च लेते हैं और सीधे जलाते हैं तो सामने अगर पर्दा है तो उस पर हमें रोशनी दिखाई देती है। अब बात आती है कि रोशनी सीधे गई या घूम कर गई। तो यह सीधा हमें वहां पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है। तो वह हो सकता है सरल मार्ग से किरणें वहां गई, वहां तक पहुंची, अथवा टेढ़े मेढ़े घूम कर वहां तक पहुंची। ये कैसे चेक करेंगे? तो हमने प्रयोग द्वारा यह देखा है। मोमबत्ती का प्रयोग अपने ये बहुत फेमस प्रयोग है। हम पुट्ठा लेते हैं, समान ऊंचाई पर समान दूरी पर उसमें छेद है। 3 पुट्ठा लिया हमने, उसके आगे पीछे इस तरह रखा कि जो छेद है वो एक सीधी लाइन में नहीं है। दूसरी ओर से अगर हम देखें तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई देती, क्योंकि मोमबत्ती की किरणें जो हैं वो पहले पुट्ठे से होकर आर पार जाती हैं, छेद में से निकलकर दूसरे पुट्ठे को टकराती हैं और वहीं पर रुक जाती हैं। उस पुट्ठे से आर पार वो निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि छेद तो दूसरी जगह है। तो इसका मतलब अगर वो टेढ़ कर घूम कर जाती तो हो सकता था इस तरह से घूमते हुए निकल जाएं और आंखों तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या करते हैं, पुट्ठे को सरकाते हैं थोड़ा सा और एक सीधी रेखा में इसको रखते हैं ताकि तीनों छेद एकदम सामने सामने हो जाए। तो हम देखते हैं प्रकाश की किरण जो है निकल कर जाती है और आंखों से हमें वहां पर दिखाई देता है दूसरी ओर। तो दूसरी ओर दिखाई दिया मतलब वो सीधे आई तभी दिखाई दिया, घूम कर तो आई नहीं, हमने पहले ही देख लिया। पुट्ठा सरका देते हैं अगर, फिर से दिखाई देना बंद हो गया, हमें वो मोमबत्ती सरल मार्ग में जाती है। प्रकाश की किरणें हमने देख लिया। तो प्रकाश का संचरण सरल रेखीय मार्ग से होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एकदम स्ट्रेट सीधे ही सरल मार्ग से वह जाता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से वक्र मार्ग से वह नहीं जाता। तो पक्का हो गया। अब हम चलेंगे प्रकाश के परावर्तन की ओर। तो परावर्तन कैसे हो जाता है, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। हमने देखा है कि प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो सीधे पर्दे पर रोशनी फैलाती है, ये तो मालूम है हमें। अगर बीच में कोई अवरोधक या पुट्ठा गत्ता डाल दिया हमने तो भी क्या पीछे रोशनी वैसे ही रहेगी? नहीं, बाधा आ जाने पर क्या होगा, यह जो प्रकाश की किरणें हैं वह आगे ही आकर रुक गई, यानी पीछे पर्दे पर नहीं पहुंची। बराबर। अब हम क्या करते हैं, टॉर्च को घुमाते हैं और एक दर्पण या आईना सामने रखते हैं इस तरह से अलग दिशा में। अब क्या होगा, टॉर्च से निकलने वाली किरणें दर्पण से टकराती हैं और हम देखते हैं कि पर्दे तक प्रकाश की किरणें पहुंच गई। लेकिन मैंने कहा वह तो टेढ़ी मेढ़ी जाती नहीं है, तो यहाँ टेढ़ी मेढ़ी जा कहाँ रही हैं, वह सीधे आईने पर गई, वहां से टकराकर मुड़ गई और फिर सीधे सरल मार्ग से पर्दे पर आ गई।
मतलब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठभाग से टकराएंगी तो वह मुड़ जाती हैं, लौटकर आती हैं, लौटा दी जाती हैं, यानी उनका परावर्तन होता है। तो इस तरह से हम आने वाली किरणें देख सकते हैं। आने वाली किरणों के कारण हम वह दूर रखी मोमबत्ती भी देख पाते हैं। तो प्रकाश की किरणें वस्तु के पृष्ठभाग से टकराकर वापस लौटती हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तित किरणें जैसे ही हमारे आंखों में आती हैं तो हमें वह स्रोत या वह पिंड दिखाई देता है, नजर आता है। वैसे ही प्रकृति में सूर्य की जो किरणें हैं वह हम परावर्तित कर सकते हैं किसी भी दर्पण द्वारा, समतल पृष्ठभाग द्वारा, चमकीले पृष्ठभाग द्वारा। आपने यह देखा होगा किस तरह आईने से टकराकर हम सूर्य की किरणों को वापस भेज सकते हैं। किसी पृष्ठभाग पर उसकी रोशनी इस तरह दिखाई देती है, या हम वहाँ खड़े रहें तो हमें भी उस आईने में सूर्य दिखाई देगा। सूर्य का मतलब चमकता हुआ हमें कोई भाग वहाँ का दिखाई देता है। तो परावर्तित किरणों के कारण हमें यह सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है, किसमें? आईने में, जबकि सूर्य कहीं अलग दिशा में है, घर के उस तरफ। तो प्रकाश का परावर्तन सरल मार्ग में होता है और परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। परावर्तन न हो, जैसे कि अगर अंधेरा है, रात में क्या होता है, दिन में क्या होता है? दिन में पेड़ पर पड़ने वाले जितनी भी किरणें हैं, जो भी हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, हमें वो पेड़ का उतना हिस्सा दिखाई देता है। और अंधेरी रात में क्या होगा? उस पेड़ पर जो प्रकाश की किरणें ही नहीं पड़ रही हैं, तो परावर्तन नहीं हो रहा है, तो हमें वह वृक्ष दिखाई नहीं देता है। जबकि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर आ रही हैं और चंद्रमा उसे परावर्तित करता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं वह किरणें, तो हमें चंद्रमा रात में दिखाई देता है। इतनी सारी जानकारी हमने प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने जाना यह है। तो जितनी भी वस्तुएं हम देख पाते हैं परावर्तन के कारण देख पाते हैं। गाड़ी का अगला हिस्सा हम देख पाते हैं क्योंकि गाड़ी हमारे अगले हिस्से से परावर्तित किरणों को हमारे आंखों तक पहुंचाती है, तो हम वह भाग देख पाते हैं। कौन सा भाग? यह सामने वाला भाग। उसी प्रकार गाड़ी दूसरी दिशा में जाने पर हमें उसके पिछले भाग से आने वाली किरणें ही हम तक पहुंचती हैं, इसलिए हमें पिछला वाला हिस्सा दिखाई देता है। इस तरह दिखाई दे रहा है, तो यह भाग हमें दिखाई देगा। गाड़ी के दूसरी ओर अगर बड़ा सा आईना हो तो हमें आगे का भाग भी दिखाई देगा। अब हम चलते हैं समतल दर्पण का प्रतिबिंब। आईने में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो प्रकाश के इसी परावर्तन के कारण बनता है। वो कैसा होता है उसे हम जान लेंगे। ये समतल दर्पण है। अगर उसके सामने हम खड़े हैं तो आईने में भी वो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये बालक डांस कर रहा है और हमें वो अंदर दिखाई दे रहा है। और खास बात यह है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाई देता है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। बड़ा हो तो बड़ा ही दिखेगा, छोटा होगा तो छोटा ही दिखेगा। उसके बाद और एक खास बात है, वह दर्पण से समान दूरी पर लेकिन अंदर पीछे की ओर दिखाई देगा। जितना वस्तु दर्पण के सामने है उतना ही वो दूरी पर अंदर दिखाई देगा। दूरी बढ़ाने पर वस्तु की दूरी भी बढ़ जाती है।
तो आकार समान लेकिन दर्पण से दूरी भी समान है लेकिन विपरीत ओर है। और एक खास बात है कि उसका लेफ्ट और राइट, दायां बायां पक्ष बदल जाता है। हम खड़े रहते हैं तो हमारा राइट हैंड दर्पण में लेफ्ट हैंड हो जाता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है। वैसे ही यहाँ पर क लिखा हुआ है, उसका राइट और लेफ्ट हिस्सा दर्पण में उल्टा हो गया है। लेफ्ट वाला राइट दिख रहा है, राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है, इसलिए क उल्टा दिखाई देता है। जहां उल्टा रखे बाहर तो अंदर सीधा दिखाई दे रहा है। तो दर्पण के प्रतिबिंब में हमने कुछ विशेष गुणधर्म देखा। क्या देखा? तो दायां बायां पक्ष बदल जाता है और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के से समान दूरी पर बनता है लेकिन दर्पण के पीछे बनता है और आकार उसका तो बराबर ही होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। ये कुछ गुणधर्म है समतल दर्पण के प्रतिबिंब का। अब हम चलते हैं, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं, परावर्तन के नियम को जानते हैं। आखिर किस नियम से परावर्तन होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम को जानना है तो उसमें से कुछ शब्दावली है, कुछ शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे? उनमें आएगा आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यानी वो किरणें प्रकाश स्रोत से आती हैं। आने वाली किरणें को हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। और फिर दर्पण पे टकराती हैं, टकराने के बाद जिस बिंदु पे वो टकराती हैं वह आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। टकराने के बाद परावर्तन तो होगा ही, तो परावर्तित किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रेज, यानी जो किरणें लौटकर वापस आती हैं। तो आपतित किरण किसी बिंदु पर टकराएंगी, वह बिंदु और दर्पण के बीच में एक जो लंब रेखा खींचेंगे उसे हम अभिलंब कहते हैं। ये हम आगे समझेंगे, जिसे नॉर्मल एन अक्षर से दर्शाते हैं। आपतन कोण, तो नॉर्मल से अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। इंसिडेंट एंगल आई से दर्शाते हैं। अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण रिफ्लेक्टिव एंगल होता है, जिसे आर से दर्शाएंगे। तो ये 6 शब्द हैं, इन्हें जानना है हमें। तो हम बहुत आसान है, यहाँ हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम प्रयोग देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक समतल दर्पण है ये। प्रयोग के लिए दर्पण जरूरी। हम उसे क्या करते हैं, आड़े रख देते हैं, इस तरह से समतल बनाकर लेटा दिया हमने। प्रयोग के लिए बुक में बनाने के लिए दर्पण इस तरह से रखा गया है। लाइन वाला हिस्सा मतलब दर्पण का पीछे का भाग है। दर्पण का नाम दे दिया हमने PQ। अब एक किरण जो आती है, तो ये आने वाली किरण है, प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली किरण है। इसी को कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण, आने वाली किरण। हमने कहीं पर बिंदु नाम ए दे दिया उसको। तो किसी दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो किरण उस पर पड़ती है। उसके बाद वह टकराकर किसी बिंदु से टकराती है और परावर्तित वापस लौटती है, जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। नाम दे दिया हमने उस पर एक बिंदु P। तो परावर्तित किरण क्या हुआ कि परावर्तन के कारण वापस जो किरण लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण और लौटकर जाने वाली किरण। ये किरण, आपतित किरण, जहां पर आईने से टकराती है वहां एक बिंदु है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इसको O नाम दिया हमने।
तो बहुत सरल सी परिभाषा है, बिंदु क्या है, आने वाली किरण क्या है और लौटकर जाने वाली किरण क्या है। इसी आपतन बिंदु पर दर्पण पर जो लंब बनता है, किसी दर्पण के परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। वो यहाँ पर है, वो मैंने अभी बताया। इस आपतन बिंदु पर से दर्पण पर अगर लंब खींचे सीधे सीधे 90 अंश का कोण बनाते हुए, एक काल्पनिक रेखा है ये सब, तो ये जो लंब है यह अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल एन, यही अभिलंब है। अभिलंब के एक तरफ आपतित किरण है, दूसरी तरफ परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब होता है, ये ध्यान रखना है। तो आपतन बिंदु पर दर्पण के परावर्तक सतह के लंबवत समकोण बनाती रेखा को अभिलंब कहते हैं, ये आपने जान लिया। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये 4 बातें हमने जान ली। अब बच गई सिर्फ 2 बातें। कौन सी? यह एक कोण, कैसा कोण है ये? आपतित किरण और अभिलंब के से बनने वाला इंसिडेंट एंगल। तो ये आपतन कोण हो गया, क्योंकि आपतित किरण से बन रहा है अभिलंब के द्वारा। ध्यान दो, ये दर्पण से नहीं, अभिलंब से बन रहा है। तो आपतन कोण हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, जिसे आई नाम देते हैं। और तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण आई से दर्शाते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। कितना आसान है ये, जिसे हम रिफ्लेक्टिव एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल आर कहते हैं। तो आसान सी सारी बातें हैं ये। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु, अभिलंब। और खास बात यह है, अगर माप चेक करें तो आई का जो माप है, यानी कोण आई जो है वो हमेशा आर के बराबर होता है। तो आई और आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। जब भी समतल दर्पण से परावर्तन होता है तो बनने वाला आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों का माप समान होता है। तो परावर्तन के हमें 3 नियम मिलते हैं। हम इन सभी जानकारियों को 3 नियम में बांधेंगे। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम याद हो गया बहुत आसानी से। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों देख रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण आकृति में दिखाई दे रहा है, ये सब एक ही प्रतल में होते हैं। यानी एक पेपर पर ये सभी आ सकते हैं, एक प्रतल में सभी आ सकते हैं, ये कहीं यहाँ वहाँ मुड़ते नहीं, एक प्रतल में ही होते हैं। और अभिलंब के कारण क्या होता है, वह तीसरा नियम में आ जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों क्या है, अभिलंब के विपरीत ओर, अलग अलग है ना। अभिलंब के लेफ्ट में आपतित है तो राइट में परावर्तित है, अगर राइट में आपतित होगा तो लेफ्ट में परावर्तित होगा। तो विपरीत ओर, ये दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत ओर होती हैं। अभिलंब उन्हें अलग करता है। तो अभिलंब से विपरीत ओर आपतित और परावर्तित किरणें होती हैं। 3 नियम मिला हमें परावर्तन के, कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर अलग अलग ओर होंगे या होते ही हैं। ये 3 परावर्तन के प्रमुख नियम हैं। इन्हीं नियमों पर आधारित बहुत सारे हम वस्तुएं, यंत्र देखते हैं। परावर्तन 2 प्रकार से होगा। अभी हमने देखा एक समतल भाग था आईने का, उस पर परावर्तन। अगर भाग समतल ना हो, खुरदरा हो तो क्या होगा? तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा।
और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।